इस प्रक्रिया में उसके अंदर की किसी चीज़ को ख़त्म होना पड़ता है या फिर उसे खुद ही वो चीज़ छोड़नी पड़ती है, ताकि एक प्रकार से उसका पुनर्जन्म हो सके और फिर वो नई-नई चुनौतियों का सामना कर सके। ये सब करने के लिए साहस की ज़रूरत होती है और साहस एक ऐसा विषय है, जिसके बारे में मनोविज्ञान की कक्षाओं या किताबों में न केवल न ना के बराबर चर्चा होती है। जॉर्डन ने हाल ही में फ्री स्पीच बोलने की आज़ादी के पक्ष में सार्वजनिक तौर पर अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसे मैं अपने शब्दों में फ़ोर्स स्पीच, कुछ विशेष बातें जबरन बोलने के लिए मजबूर करना, के विरुद्ध आवाज़ उठाना कहूँगा। क्योंकि कनाडा की सरकार वहाँ की जनता पर जबरन अपने राजनीतिक विचार थोप रही है और उन्हें कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही है, जो पूर्णत राजनीति से प्रेरित हैं। सरकार के खिलाफ किए गए इस संघर्ष में जॉर्डन का सब कुछ दाँव पर लगा हुआ था। वे बहुत ही अ, खो वे बहुत कुछ खो सकते थे और वे ये बात अच्छी तरह जानते भी थे। बहरहाल मैंने गौर किया कि जॉर्डन और उनकी पत्नी टैमी भी बहुत साहसी लोग हैं। वे दोनों ही वो दोनों उन्हीं नियमों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जो इस किताब में बताए गए हैं। जबकि इनमें से कई नियम ऐसे हैं, जिनका पालन करना क कतई आसान नहीं है। मैंने जॉर्डन को इन नियमों का पालन करते हुए एक उल्लेखनीय व्यक्ति से एक अपेक्षाकृत अधिक सक्षम व आश्वस्त व्यक्ति के रूप में विकसित होते देखा है। वास्तव में इस किताब को लिखने की और इसमें बताए गए नियमों को विकसित करने की प्रक्रिया ने ही उन्हें फोर्ड या कंपेल्ड स्पीच, कुछ विशेष बातें जबरन बोलने के लिए मजबूर करना के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया और इसलिए उस दौरान उन्होंने जीवन के बारे में अपने कुछ विचारों और इन नियमों को इंटरनेट पर साझा करना शुरू किया था। जॉर्डन के यूट्यूबर जॉर्डन के यूट्यूब वीडियोज़ पर 10 करोड़ से भी ज़्यादा हिट्स आने के बाद अब हम जानते हैं कि वे सुच वे सचमुच लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रहे हैं। नियमों के प्रति अपनी अरुचि को देखते हुए, हम जॉर्डन के उन लेक्चर्स व्याख्यानों को मिलने वाली असाधारण प्रतिक्रिया को कैसे समझ सकते हैं, जिनमें वे नियमों के बारे में ही बताते हैं। जॉर्डन के मामले में निश्चित ही उनका करिश्माई व्यक्तित्व और उन सिद्धांतों के पक्ष में खड़ा होना कारगर सिद्ध हुआ, जिनके चलते शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें सुनना शुरू किया था। उनके पहले यूट्यूब वीडियो को बहुत जल्द ही लाखों दर्शक मिल गए थे। पर उसके बाद भी जॉर्डन की बातें सुनने में लोगों की दिलचस्पी इसलिए लगातार बढ़ती रही, क्योंकि वे जो कुछ भी कह रहे थे, उससे लोगों की एक गह उससे लोगों की एक गहन और अव्यक्त ज़रूरत पूरी हो रही थी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भले ही हमारे अंदर सारे नियमों से मुक्त होने की इच्छा होती है, पर इसके साथ-साथ हम संसार में अपने लिए हमेशा एक रचनात्मक दृढ़ता की खोज भी करते रहते हैं। आज के युवाओं में नियमों आज के युवाओं में नियमों या कम से कम दिशा निर्देशों के प्रति जो लालसा बढ़ रही है, वो यूँ ही नहीं है।
कम से कम पश्चिम में तो मिलेनियल्स 21वीं सदी की शुरुआत में वयस्क हो रहे लोग। अच्छा, मिलेनियल्स ओके। अद्वितीय अद्वितीय ऐतिहासिक परिस्थिति से गुज़र रहे हैं। मेरा मानना है कि ये ऐसी पहली पीढ़ी है, जिससे मेरी पीढ़ी के लोगों ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ने नौ नैतिकता के बारे में 2 पूर्णन विरोधाभासी विचार एक साथ सिखाए हैं। इस विरोधाभास के चलते ही वे अक्सर खुद को गुमराह, अनिश्चित और मार्गदर्शन रहित महसूस करते हैं। इससे भी अधिक त्रासद ये है कि वे संसार के उन बहुमूल्य और विपुल संसाधनों से भी वंचित रहते हैं, जिनके अस्तित्व से वे स्वयं पूरी तरह अनजान हैं। इनमें से पहला विचार या पहली शिक्षा सापेक्ष है, जो अधिक से अधिक एक व्यक्तित्व मूल्य की धारणा है। सापेक्ष का अर्थ है कि किसी भी चीज़ में कुछ भी पूर्णत सही या गलत नहीं है, बल्कि नैतिकता और इससे जुड़े नियम सिर्फ़ ऐसे मत या संयोग हैं जो किसी की नस्ल, परवरिश, संस्कृति या वो ऐतिहासिक क्षण जिसमें इंसान का जन्म हुआ था, उसके किसी सॉरी विशेष ढाँचे से संबंधित है। ये कुछ और नहीं बल्कि जन्म की दुर्घटना है। इस तर्क के अनुसार जो अब एक पंथ बन चुका है, इतिहास ये सिखाता है कि धर्म, जनजातियाँ, राष्ट्र और नस्लीय समूह बुनियादी मामलों में अक्सर एक दूसरे से असहमत होते हैं और हमेशा से यही होता आया है। आज उत्तर आधुनिक वामपंथ एक अतिरिक्त दावा करता है कि किसी भी एक समूह को नैतिकता कुछ और नहीं बल्कि किसी दूसरे समूह को अपनी शक्ति से दबाने की एक कोशिश है। ऐसे में सबसे अच्छा यही होगा जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपके और आपके समाज के नैतिक मूल्य इसमें इतने मनमाने और एकपक्षीय हैं कि जो लोग आपसे अलग सोच रखते हैं और जो आपसे अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके प्रति आप सही सहिष्णुता दिखाएँ। अब सहिष्णुता पर इस प्रकार जोर देना इतना प्रबल और सर्वोपरि हो गया है कि जजमेंट आलोचनात्मक होना सबसे बड़ा चारित्रिक दोष मान लिया गया है। इस विचार के अनुसार चूँकि हम ये जानते ही नहीं हैं कि सही और गलत के बीच क्या फ़र्क है और किसी के लिए क्या अच्छा होगा, वो क्या बुरा। इसलिए आज के समय में किसी वयस्क द्वारा किया गया सबसे अनुचित कार्य है, किसी युवा को ये सलाह देना कि उसे कैसे जीना चाहिए। यही कारण है कि एक पूरी पीढ़ी उस व्यावहारिक ज्ञान के बिना बड़ी हुई, जो पिछली पीढ़ी के लिए दर्शक का काम करता था। मिलेनियल मिले उम, मिलेनियल्स 21वीं सदी की शुरुआत में वयस्क हो रहे लोग से अक्सर ये कहा जाता है कि उन्हें वर्तमान दौर की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा हासिल करने का मौका मिला है, पर वास्तव में वे एक गंभीर बौद्धिक और नैतिक अपेक्षा का शिकार हैं। मेरी और जॉर्डन की पीढ़ी के लोग, जिसमें से कई इन मिलेनियल्स के प्रोफेसर बने, उन्होंने हज़ारों सालों के उस मानवीय ज्ञान का मूल्य कम अ, अवमूल्यन अवमूल्यन किया, जो इंसान को सद्गुण हासिल करना सिखाता है। इसके साथ ही उन्होंने इस मानवीय ज्ञान को अप्रासंगिक और यहाँ तक कि दमनकारी कहकर खारिज भी कर दिया। वह ऐसा करने में इस हद तक सफल रहे कि आज के ज़माने में सद्गुण शब्द ही अपने आप में पुरातनतम
पंथी लगने लगा है और इसका इस्तेमाल करने वाले पाखंडी और समय से पीछे चलने वाले नैतिकवादी नज़र आने लगे हैं। नैतिकतावादी। सुनाई दे रहा है ना? हेलो, हेलो। इतना स्लो बोल रहा हूँ फिर भी सुनाई दे रहा है वो। ओके। सद्गुणों का अध्ययन, नैतिक मूल्यों, सही और गलत, अच्छाई और बुराई के अध्ययन जैसा नहीं है। अ, अरस्तू ने सद्गुणों को मात्र व्यवहार के उन तरीकों के रूप में परिभाषित किया था, जो जीवन में खुशी के लिए सबसे अनुकूल हैं, जबकि अवगुणों को व्यवहार के उन तरीकों के रूप में परिभाषित किया, जो जीवन में खुशी के लिए सबसे कम अनुकूल है। उन्होंने पाया कि सद्गुणों का उद्देश्य हमेशा संतुलन बनाकर रखना और अवगुणों के अतिरेक से बचना होता है। अरस्तू ने निकोमेंशियन एथिक्स, जिसे आचार नीति विषय पर उनका सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है, में सद्गुणों और अवगुणों का अध्ययन किया है। ये इंसानों के लिए संभव खुशी से जुड़े उनके अनुभवों और अवलोकन पर आधारित किताब थी, न कि उनके अनुमानों पर आधारित। सद्गुणों और अवगुणों के बीच फ़र्क तय करने के लिए ज़रूरी विवेक विकसित करना ही ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत है। ये ऐसी चीज़ है जो कभी पुरांतरपंथी या जलन से बाहर नहीं होंगी। चलन से बाहर नहीं होगी। इसके विपरीत हमारा आधुनिक अपेक्षावाद ये कहते हुए शुरू होता है कि ये निर्धारित करना असंभव है कि कैसे जीना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई सच्चा सद्गुण या अच्छाई है ही नहीं। क्योंकि ये दोनों भी सापेक्ष ही क्योंकि ये दोनों भी सापेक्ष ही हैं। सापेक्षवाद के लिए सद्गुण का सबसे निकटतम समरूप है अहिंसुता। सिर्फ अहिंसुता ही विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर सकती है और हमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचा सकती है। यही कारण है कि आप फेसबुक और ऐसे ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने तथाकथित सद्गुणों का संकेत देते रहते हैं। आप सोशल मीडिया पर सभी के सामने इस बात का प्रदर्शन करते फिरते हैं कि आप कितने सहिष्णु, दयालु वो खुले नज़रिए वाले हैं। इसके बाद आप अपने सद्गुणों का प्रदर्शन करने वाली पोस्ट पर लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं। यहाँ कुछ देर के लिए इस बात को भूल जाते हैं कि दुनिया को ये बताना कोई सद्गुण नहीं है कि आप बड़े सद्गुणी व्यक्ति हैं, बल्कि ये तो आत्म-प्रचार है। बार-बार अपने सद्गुणी होने का संकेत देते रहना सद्गुण नहीं, बल्कि हमारा सबसे आम अवगुण है। दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णुता कोई गलत बात नहीं है, भले ही वे कितने भी जाहिल या बेतुके हों। पर एक ऐसे संसार में जहाँ कुछ सही या गलत है ही नहीं, वहाँ ये सबसे बदतर चीज़ है। ये इस बात का संकेत है कि आप शर्मनाक रूप से अपरिष्कृत या संभवतः एक खतरनाक व्यक्ति हैं। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि बहुत से लोग वैक्यूम, निर्वात या खालीपन या अराजकता के बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं कर बर्दाश्त नहीं कर पाते, या यूँ कहें कि इसके प्रति अहिंसू नहीं होते। जबकि खालीपन और अराजकता तो जीवन में अंतर्निहित है। पर इस नैतिक अपेक्षावाद ने इन्हें और बदतर बना दिया है। लोग नैतिक सीमाओं के बिना या उन आदर्शों के बिना नहीं रह सकते, जिन्हें वे अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं।
अपेक्षतावादियों के लिए आदर्श भी मूल्य ही मूल्य ही होते हैं और सभी मूल्यों की तरह वे भी अपेक्ष होते हैं और इस योग्य नहीं होते कि उनके लिए कोई बलिदान किया जाए। इसलिए अपेक्षतावाद से समांतर ही हमें शून्यवाद व निराशा फैली हुई मिलती है और साथ ही नैतिक अपेक्षावाद का विपरीत बिंदु भी मिलता है। उन विचारधाराओं द्वारा प्रस्तुत अंधी निश्चिततावाद दावा करती है कि उनके पास संसार के हर सवाल का जवाब है। इस तरह हम उस दूसरे विचार या दूसरी शिक्षा तक पहुँचते हैं, जिसकी बौछार बार-बार मिलेनियल्स 21वीं सदी की शुरुआत में वयस्क हो रहे लोग पर की जाती है। वह यूनिवर्सिटी में मानविकी मानविकी संबंधी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं ताकि दुनिया की महानतम किताबों का अध्ययन कर सकें। पर वहाँ उन्हें किताबें नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें उन किताबों पर विचारधाराओं से प्रेरित हमले करने के लिए उकसाया जाता है, जो वास्तव में किसी व्यावहारिक व्यव वाहियात स्पष्टीकरण पर आधारित होते हैं। एक सापेक्षतावादी जहाँ अनिश्चितता से भरा होता है, वहीं किसी विचारधारा से ग्रस्त व्यक्ति उसका बिल्कुल विपरीत होता है। विचारधारा से ग्रस्त पुरुष या महिला अति आलोचनात्मक, कठोर व नियंत्रक किस्म के होते हैं। वह ऐसी बातें करते हैं मानो उन्हें दूसरों की तरह बुराई का पता हो और साथ ही ये भी दूसरों की हर बुराई का पता हो और साथ ही ये भी पता हो कि उन बुराइयों से कैसे निपटना है। कभी-कभी लगता है कि आज के अपेक्षतावादी समाज से सिर्फ़ वही लोग दूसरों को सलाह देना चाहते हैं, जिनके पास वास्तव में देने के लिए कुछ नहीं है। आधुनिक नैतिक सापेक्षतावाद के कई स्रोत हैं। जैसे-जैसे हम पश्चिम वासियों ने इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा जाना, वैसे-वैसे हमें ये समझ में आने लगा कि हर युग की नैतिकता अलग-अलग थी। जैसे-जैसे हम महासागरों की यात्रा करते गए और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों का पता लगाते गए, वैसे-वैसे हमें दूर-दराज के महाद्वीपों में रहने वाली जनजातियों को जानने का मौका मिला और उनकी अलग-अलग नैतिकता हमें उनके सामाजिक ढांचे के अनुसार अर्थपूर्ण लगी। इसमें विज्ञान की भी बड़ी भूमिका रही, क्योंकि विज्ञान से संसार के प्रति मौजूद धार्मिक दृष्टिकोणों पर हमला किया और इस तरह नैतिकता और नियमों के धार्मिक आधार को खोखला कर दिया। वह भौतिकवादी सामाजिक विज्ञान ने यह संकेत दिया कि हम संसार को तथ्यों और मूल्यों में विभाजित कर सकते हैं। तथ्य वास्तविक और वस्तुनिष्ठ होते हैं और जिनका अवलोकन कोई भी कर सकता है। इसके विपरीत मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत होते हैं। फिर हम तथ्यों को लेकर आपस में एक दूसरे से हम सहमत हो सकते हैं और इसके बाद शायद एक दिन ऐसा आएगा जब हम नैतिकताओं की एक वैज्ञानिक नियम नियमावली तैयार करने में सफल हो सकेंगे, जो कि आज तक संभव नहीं हो सका। इसके अलावा मूल्यों को तथ्यों के मुकाबले कम वास्तविक मानकर विज्ञान ने मूल्यों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया और इस तरह नैतिक अपेक्षावाद में एक नए ढंग से दिया। पर ये विचार आज भी पहले जितना ही
बचकाना है और हम तथ्यों और मूल्यों को बड़ी आसानी से अलग-अलग कर सकते हैं। एक हद तक किसी इंसान के मूल्य ही ये तय करते हैं कि वो किन चीज़ों पर ध्यान देगा और किन चीज़ों को तथ्य मानेगा। पॉज़। प्राचीन समाजों को भी इस बात का एहसास था कि अलग-अलग समाज के नियम और नैतिकता अलग-अलग होती हैं। इस पर उनकी प्रतिक्रिया और आधुनिक समाज की प्रतिक्रिया सापेक्षतावाद, शून्यवाद और विचारधारा की तुलना करना वाक़ई दिलचस्प है। जब प्राचीन ग्रीक या यूनानी लोग समुद्र के रास्ते भारत और अन्य स्थानों तक पहुँचे, तो उन्हें भी ये पता लग गया कि हर स्थान के नियम, नैतिकता और रीति-रिवाज अलग-अलग हैं। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि सही और गलत की परिभाषा की जड़ें किसी न किसी पैतृक सत्ता में निहित थी। ये जानने के बाद ग्रीक लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप निराश नहीं दिखाई बल्कि एक नया आविष्कार किया और वो था दर्शन का आविष्कार। इन इन परस्पर विरोधी नैतिक नियमों से परिचित होने से पैदा हुई अनिश्चितता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुकरात ने तय किया कि वे एक सापेक्षतावादी, शून्यवादी या विचारधारा से ग्रस्त विचारक बनने के बजाय अपना जीवन वो समझ हासिल करने में लगाएँगे, जो इन परस्पर विरोधों वितृताओं ताओं पर तर्क-वितर्क कर सके। इस तरह उन्होंने दर्शन के आविष्कार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपना जीवन कई पेचीदा मूलभूत सवालों को पूछने में लगा दिया, जैसे सद्गुण क्या है? इंसान अच्छा जीवन कैसे जी सकता है? और न्याय क्या है? उन्होंने इन सवालों से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों पर भी गौर किया ताकि ये समझ सकें कि उनमें से कौन-सा दृष्टिकोण सबसे सुसंगत और मानव प्रकृति के सबसे अनुरूप है। मेरा मानना है कि ऐसी ही सवालों ने इस किताब को भी जीवंत बना दिया है। जब प्राचीन काल में लोगों को ये पता चला कि व्यावहारिक रूप से कैसे जीना चाहिए, इस बारे में सबका विचार अलग-अलग होता है, तो वे इस जानकारी से पंगु नहीं हुए। बल्कि मानवता के बारे में उनकी समझ और अधिक गहन हो गई। यही कारण था जिसके चलते मानव जाति के बीच इस विषय पर सबसे संतोषजनक वार्तालाप संभव हो सका कि जीवन कैसे जिया जा सकता है। इस तरह अरस्तू नैतिकता संबंधी इन मतभेदों से निराश नहीं हुए। उन्होंने ये तर्क दिया कि भले ही अलग-अलग इलाकों के कुछ विशिष्ट नियम, कानून और रीति-रिवाज एक दूसरे से भिन्न हों, पर जो चीज़ भिन्न नहीं है, वो ये है कि सभी इंसानों में नियम, कानून और रीति-रिवाज गढ़ने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो किसी भी इलाके के निवासी हों। आधुनिक शब्दों में कहें, तो हम इंसान अपनी किसी जैविक वृत्ति के चलते नैतिकता को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि नियम कानूनों की कोई न कोई रचना गढ़ ही लेते हैं, भले ही हम कहीं भी हों। इसलिए ये विचार अपने आप में सिर्फ एक फंतासी है कि इंसानी जीवन नैतिक चिंताओं से मुक्त हो सकता है। हम इंसान नियमों को जन्म जन्म देते हैं, हम नैतिक जीव हैं। इसे देखते हुए भला हमारे आधुनिक सरल अपेक्षावाद का हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। इसका अर्थ है कि हम जो नहीं हैं, वो होने का दिखावा करके बस खुद को खुश करने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ़ एक मुखौटा है और वास्तव में ये बड़ा ही अजीब मुखौटा है क्योंकि इससे सिर्फ़ उसी को धोखा होता है, जिसने इसे पहन रखा होता है। ज़रा संसार के सबसे चतुर आधुनिकतावादी
सापेक्षतावादी प्रोफ़ेसर की मर मर्सिडीज़ कार पर किसी नुकीली चाबी से एक क्रैच स्क्रैच लगा दीजिए। फिर देखिए कि सापेक्षतावाद और ये दिखावा कि संसार में कुछ भी गलत या सही नहीं है, वो कट्टर सहिष्णुता का उसका मुखौटा कितनी जल्दी उतर जाएगा। क्योंकि अभी हम इंसानों के पास ऐसी कोई नैतिकता नहीं है, जो विज्ञान पर आधारित हो। इसलिए जॉर्डन पहले से मौजूद सभी कायदों को ख़त्म करके यानी हज़ारों सालों के ज्ञान को अंधविश्वास करार देकर उसे खारिज करके और हमारी महानतम नैतिक उपलब्धियों को अनदेखा करके अपने नियमों को विकसित नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे कहीं बेहतर है। हमारे पूर्वजों द्वारा सहस्राब्दियों तक संरक्षित करने लायक समझी गई किताबों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाओं सिझावों को और तमाम बाधाओं वो समय की तेज़ लहरों के बावजूद आज भी जीवित कहानियों को आपस में एकीकृत करना। जॉर्डन पीटरसन आज वही कर रहे हैं, जो संसार के तर्कसंगत मार्गदर्शक हमेशा से करते आए हैं। वे ऐसा कोई दावा नहीं करते कि इंसानी ज्ञान की शुरुआत खुद उनसे होती है, बल्कि वे तो सबसे पहले अपने मार्गदर्शकों का रुख करते हैं। हालाँकि इस किताब में बताए गए प्रसंग और इसकी विषय वस्तु गंभीर प्रवृत्ति की है, पर जैसा कि इसके अध्यायों के शीर्षक इशारा करते हैं, जॉर्डन को गंभीर मसलों पर अपनी बात रखते हुए भी काफ़ी आनंद आता है। वे संपूर्ण होने का कोई दावा नहीं करते। इस किताब के अध्यायों में कई जगह उन्होंने हमारे मनोविज्ञान पर काफ़ी विस्तृत विचार-विमर्श किया है। तो फिर इसे दिशा-निर्देशों की किताब क्यों ना कहा जाए, जो नियमों के मुकाबले कहीं अधिक सहज, अधिक अनुकूल और कम कर्कश लगने वाला शब्द है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि वाक़ई नियम ही हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाक़ई नियम ही हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि आपको अपने जीवन की ज़िम्मेदारी खुद ही उठानी चाहिए। हो सकता है कि इस किताब से किसी को लगे कि जिस पीढ़ी ने विचारधाराओं से ग्रस्त अपने अध्यापकों से बार-बार लगातार सिर्फ़ एक और सिर्फ़ अपने अधिकारों के बारे में सुना है, इसे इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि उसे अपने अधिकारों के बजाय ज़िम्मेदारी उठाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा है। इस पीढ़ी के ज़्यादातर लोग अपने अति सुरक्षात्मक माता-पिता द्वारा छोटे परिवारों में पले-बड़े हैं। उनके खेल के मैदानों की सतह भी मुलायम होती है। वे सेफ स्पेसेज स्पेशेज वाली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लिख कर आए हैं, जहाँ वे उन चीज़ों को सुनने से खुद को बचा सकते थे, जिन्हें वे सुनना नहीं चाहते थे। यानी ऐसे शिक्षण संस्थान जो छात्रों को जोखिम उठाने से बचाते हैं। इसके चलते इस पीढ़ी के लाखों लोग ऐसे हैं जो लचीलेपन जैसे अपने व्यक्तित्व की संभावित क्षमताओं को इस तरह कम करके आके जाने के कारण खुद को नकारा समझने लगे हैं। उन्होंने जॉर्डन पीटरसन के इस संदेश को खुले दिल से अपनाया है कि हर इंसान की कुछ मौलिक जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे अगर कोई इंसान एक संपूर्ण जीवन जीना चाहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपने घर में यानी अपने जीवन में एक ठोस व्यवस्था स्थापित करे, सिर्फ़ तभी वो और बड़ी ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए समझदारी से
काम ले सकेगा। जॉर्डन के संदेश पर इस पीढ़ी के लोगों की प्रबल प्रतिक्रिया से हम दोनों भाव विरो भाव विभोर हो जाते हैं। कभी-कभी इन नियमों के अनुसार चलना काफ़ी मुश्किल होता है। इन नियमों का पालन करने के लिए आपको ऐसी कठिन प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है कि एक समय के बाद आपकी क्षमताओं का दायरा काफ़ी बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके लिए आपको की ओर अपने अज्ञात की ओर अपने कदम बढ़ाने अज्ञात की ओर अपने कदम बढ़ाने होते हैं। खुद को अपने मौजूदा सेल्फ की सीमाओं से परे ले जाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप अपने आदर्शों का चुनाव सावधानी से करें और इसके बाद ही उनका अनुसरण करें। ये ऐसे आदर्श होने चाहिए जो आपके स्तर से कहीं ज़्यादा ऊँचे हों, आपसे श्रेष्ठ हों और को लेकर उन तक पहुँचने को लेकर आप स्वयं हमेशा सुनिश्चित ना हों। पर अगर ये निश्चित नहीं है कि हम अपने आदर्शों तक पहुँच सकेंगे या नहीं, तो फिर तक पहुँचने की कोशिश ही क्यों की जाए? इसका जवाब ये है कि अगर आप अपने आदर्शों तक नहीं पहुँच सके, तो ये तय है कि आपको कभी अपना जीवन अर्थपूर्ण नहीं मिलेगा। और शायद इसलिए भले ही ये बात सुनने में अटपटी कितनी भी अटपटी लगे, अपने मन की गहराइयों में हम सब ये चाहते हैं कि हमारा आकलन किया जाए। डॉक्टर जॉर्डन डोइज, एमडी, द ब्रेन दैट दैट चेंजेस इटसेल्फ किताब के लेखक। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ किताब के लेखक। अच्छा। तो पर अगर ये निश्चित नहीं है कि हम अपने आदर्शों तक पहुंच सकें। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेज। चलो, कितना टाइम हो गया है? 32। अरे बहुत ही आराम से पढ़ेंगे इसको। ओके। भूमिका। इस किताब के दो इतिहास हैं, एक संक्षिप्त और दूसरा विस्तृत। हम अपनी चर्चा की शुरुआत संक्षिप्त इतिहास से करेंगे। सन 2012 में मैंने कोरा नामक एक वेबसाइट में योगदान देना शुरू किया। कोरा पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है और कोई भी व्यक्ति उसका जवाब भी दे सकता है। पाठकों को जो जवाब पसंद आते हैं, वे उन्हें अप वोट अपवोट पक्ष में वोट देना करते हैं और जो जवाब उन्हें पसंद नहीं आते, उन्हें वे डाउनवोट विपक्ष में वोट देना कर देते हैं। इस तरह जो जवाब सबसे उपयोगी होता है, वो जवाबों की सूची में ऊपर उठते हुए उच्चतम स्थान तक पहुँच जाता है, जबकि बाकी के जवाब पिछड़ कर दे ढेर सारे जवाबों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं। मैं इस वेबसाइट को लेकर उत्सुक था। इसका हर किसी के लिए मुफ़्त होना मुझे अच्छा लगा। इसमें होने वाली चर्चा अक्सर बड़ी सम्मोहक होती। एक ही सवाल पर आए ढेरों जवाबों में विविध प्रकार के मतों से सामना होना वाक़ई दिलचस्प था। जब भी मैं एक ब्रेक लेता या यूँ कहें कि अपना काम पूरा करने के बजाय टाल-मटोल करता, तो अपने कंप्यूटर पर कोरा वेबसाइट खोल लेता और ऐसे सवालों की तलाश करने लगता, जिसके जवाब
जवाब दे सकूं। आखिरकार मैंने कुछ सवालों के जवाब देना शुरू कर दिए, जैसे खुश रहने और संतुष्ट रहने के बीच क्या फ़र्क है? जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे जीवन की कौन-सी चीज़ें बेहतर होती जाती हैं? और वो क्या है जो जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है? कोरा वेबसाइट आपको बताती है कि आपका जवाब कितने लोगों ने देखा और आपको कितने वोट मिले। इससे आप ये तय कर सकते हैं कि वेबसाइट के पाठकों तक आपकी पहुँच कितनी और ये देख सकते हैं कि लोग आपके विचारों के बारे में क्या सोचते हैं। कुल जितने लोग इसके जवाबों को देखते हैं, उनमें से एक छोटा-सा ही हिस्सा ऐसा होता है, जो किसी जवाब को वोट करता है। इस वेबसाइट पर मैंने अपना पहला जवाब 5 साल पहले दिया था और वो सवाल था कि वो क्या है जो जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। जुलाई 2017 तक इन शब्दों को लिखते समय 5 सालों की लंबी अवधि के बाद मेरे उस जवाब को अपेक्षाकृत कम पाठक मिले। 14,000 पाठकों ने मेरा वो जवाब देखा और उसे 133 अपवोट मिले। जबकि उम्र जबकि उम्र बढ़ने वाले सवाल पर मेरी प्रतिक्रिया को 7,200 लोगों ने देखा और उसे 36 अपवोट मिले। इस आंकड़े को एक उपलब्धि तो कतई नहीं कहा जा सकता, हालाँकि ये अपेक्षित था। इस तरह की वेबसाइट पर पाठकों द्वारा ज़्यादातर जवाबों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जबकि कुछेक जवाब मेरे भी होते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। जल्द ही मैंने एक और सवाल का जवाब दिया। ऐसे ऐसी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कौन-सी हैं, जो हर किसी को पता होनी चाहिए? इस सवाल के जवाब के तौर पर मैंने कोरा में कुछ नियमों या यूँ कहें कि कुछ सूत्र वाक्यों की एक सूची लिख दी। इनमें से कुछ बेहद गंभीर किस्म के थे और कुछ शज मज़ाकिया किस्म के। जैसे जीवन में पीड़ा झेलने के बावजूद अपने अंदर आभार का भाव बनाए रखें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप नफ़रत करते हों। चीज़ों को अस्पष्टता की धुंध में छिपाकर न रखें, वगैरह, वगैरह। कोरा के पाठकों को मेरी ये सूची काफ़ी पसंद आई। उन्होंने इस पर कमेंट्स किए और इसे अन्य पाठकों के साथ शेयर किया। उनकी प्रक्रियाएँ कुछ इस प्रकार थीं। मैं तो इसे प्रिंट करवा कर एक संदर्भ रूप में अपने पास रखूँगा। वाक़ई कमाल की सूची है और अपने इस आपने इस एक जवाब से पूरी वेबसाइट का दिल जीत लिया। अब हमें कोरा को बंद करके आराम से बैठ जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जहाँ मैं एक प्रोफ़ेसर के तौर पर कार्यरत हूँ, उसके छात्र मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि उन्हें मेरा जवाब कितना अच्छा लगा। अब तक इस सवाल पर मेरे जवाब को 1,20,000 लोग देख चुके हैं और इसे 2300 बार अपवोट किया जा चुका है। कोरा वेबसाइट पर मौजूद करीब 6 लाख सवालों से सिर्फ़ कुछ एक सौ ही ऐसे हैं जिन्हें अब तक 2,000 से ज़्यादा अपवोट हासिल हुए हैं। काम स काम से बचने के चक्कर में टाल-मटोल करने के दौरान उठे मेरे विचारों को लोगों की शानदार प्रतिक्रिया मिली। मैंने ऐसा जवाब लिख दिया था जो दरअसल 99.99% अंक दिलाने वाला जवाब था। जब मैंने जीवन के नियमों वाली ये सूची कोरा पर लिखी थी, तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसे इतना पसंद किया जाएगा। इस पोस्ट के आसपास कुछ महीनों की अवधि में मैंने जो 60 से अधिक जवाब दिए थे, उन्हें लिखते समय मैंने पर्याप्त सावधानी बरती थी। बहरहाल कोरा सबसे अच्छी मार्केट रिसर्च उपलब्ध कराता है। इस पर प्रतिक्रिया देने वाले लोग बेनाम होते हैं। वे हर पक्ष के प्रति उदासीन होते हैं और
उनके मत सहज व निष्पक्ष होते हैं। इसलिए मैंने परिणामों पर गौर करते हुए अपने जवाब की असाधारण व असंगत सफलता के कारणों पर विचार किया। शायद उन नियमों का निर्माण करते समय में परिचित और अपरिचित बातों के बीच सही संतुलन बनाने में कामयाब रहा था। शायद लोग उस संरचनात्मक दृढ़ता की ओर आकर्षित हुए। ब्रेक। जो इन नियमों में अंतर्निहित हैं, या फिर शायद लोगों को सूचियाँ पढ़ना अच्छा लगता है। इसके कुछ महीने पहले मार्च 2012 में मुझे एक लिटरेरी एजेंट, लेखक का प्रतिनिधि जो प्रकाशन समूहों और थिएटर व फ़िल्म निर्माताओं से लेखक की किताब या पटकथा से जुड़े सौदे कराता है, का ईमेल मिला। उस एजेंट ने मुझे सीबी सीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम जस्ट से नो टू हैप्पीनेस जस्ट से नो टू हैप्पीनेस मैं बोलते हुए सुना था, जहाँ मैंने खुशी ही जीवन का लक्ष्य है विचार की आलोचना की थी। पिछले कुछ दशकों में मैंने 20वीं शताब्दी के शाह शाह पहलुओं को रेखांकित करने वाली ऐसी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, जो ख़ास तौर पर नाज़ी जर्मनी और सोवियत यूनियन पर केंद्रित थी। सोवियत यूनियन में गुलामों के श्रम शिविरों की भयावहता का दस्तावेजीकरण करने वाले महान रूसी लेखक एलिजेंड एलेजेंडर एलेक्जेंडर सोल्जहेनियत्स्न जो भी है, ने एक बार लिखा था कि हमें ये जीवन खुशी हासिल करने के लिए मिला है। इन विचारों को मानने वाली रहमदिल विचारधारा दरअसल एक ऐसी विचारधारा है, जो हमें काम देने वाले की लाठी का पहला प्रहार पड़ते ही क्षीण हो गई थी। संकट के समय जीवन में आने वाली अपरिहार्य पीड़ा इस विचार का भरपूर मज़ाक बना सकती है कि खुशी की तलाश ही किसी इंसान का सबसे उचित लक्ष्य है। इस विचार के इस विचार के बजाय मैंने उस रेडियो कार्यक्रम में ये सुझाव दिया कि हमें जीवन में एक गहन अर्थ की ज़रूरत होती है। मैंने बताया कि इस अर्थ की प्रकृति को अतीत की महान कहानियों में निरंतर प्रस्तुत किया गया है, और खुशी से ज़्यादा इसका संबंध संकट के समय अपने चरित्र का विकास करने से है। ये वर्तमान कार्य के विस्तृत इतिहास का हिस्सा है। सन 1985 से 1999 तक मैं हर रोज़ 3 घंटे अपनी पहली किताब मैप ऑफ मीनिंग द आर्किटेक्चर ऑफ बिलीफ पर काम करता था। 12 रूल्स ऑफ लाइफ एन एंटीडोट टू केयास केओस से पहले प्रकाशित हुई ये मेरी इकलौती किताब है। उस दौरान और उसके बाद भी मैं यूनिवर्सिटीज़ में उस किताब की सामग्री पर आधारित एक कोर्स पढ़ता था। पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। यूट्यूब के उदय और एक कनाडाई टीवी स्टेशन टीवीओ के साथ किए अपने कार्य की लोकप्रियता को देखते हुए सन 1913 में मैंने तय किया कि मैं यूनिवर्सिटीज़ और सार्वजनिक मंचों पर दिए अपने व्याख्यानों की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उन्हें इंटरनेट पर
डालूँगा। मेरे इन वीडियोज़ को इंटरनेट पर बड़ी संख्या में दर्शक मिलने लगे। अप्रैल 2016 तक इन्हें 10 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके थे। तब से लेकर अब तक मेरे इन वीडियोज़ को देखने वाले की संख्या नाटकीय रूप से बढ़ी है। इन शब्दों को लिखे जाने तक मेरे वीडियोज़ को 1 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। हालाँकि इसका एक कारण ये भी है कि मैं एक राजनीतिक विवाद में उलझ गया था, जिसके चलते बहुत से लोगों का ध्यान मुझ पर आ गया। वो भी एक अलग ही कहानी है, जिस पर शायद एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैप ऑफ मीनिंग में मैंने ये प्रस्तावित किया था कि महान मिथक और अतीत की धार्मिक कहानियाँ, खासकर वे जो प्राचीन काल के ओरल ट्रेडिशन वाचिक परंपरा इंसानी संवाद का एक प्रकार, जिसमें लोक कथा, गाथ गीत, मंत्र, गंध और छंद के माध्यम से ज्ञान, कला और सांस्कृतिक चीज़ें एक से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है, से निकली है। उनका प्रयोजन वर्णनात्मक नहीं बल्कि नैतिक था। इस प्रकार सरोकार उनका सरोकार तो इस बात से था कि इंसान को जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए। इसके विपरीत दुनिया क्या है? ये अक्सर वैज्ञानिकों का सरोकार होता है। अपनी किताब में मैंने कहा था कि हमारे पूर्वजों ने इस संसार को वस्तुओं वाले एक स्थान के बजाय एक मंच, एक नाटक के रूप में चित्रित किया था। मैंने बताया कि कैसे मैं इस बात पर विश्वास करने लगा कि एक नाटक के रूप में संसार के मूल अ, तत्व अराजकता और व्यवस्था थे, ना कि भौतिक वस्तुएँ। व्यवस्था का अर्थ है जब आपके आस-पास मौजूद लोग पहले से तय सामाजिक मानदंडों के अनुसार कार्य करें, जिसके कार्यों का अंदाज़ा लगाना संभव हो और जो एक दूसरे के साथ आपसी सहयोग करते हों। ये एक परिचित संसार है, एक ऐसी सामाजिक संरचना का संसार जो जानी-पहचानी है। आमतौर पर व्यवस्था की स्थिति को प्रतीकात्मक और काल्पनिक तौर पर मर्दाना रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस मर्दाना रूप के 2 चेहरे हैं, एक समझदार राजा का और दूसरा एक अत्याचारी का। ये दोनों चेहरे हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि समाज खुद समान समानांतर रूप से एक संरचना भी है और उत्पीड़न का कारक भी सॉरी। इसके विपरीत अराजकता का अर्थ है जब कुछ अप्रत्याशित अनपेक्षित हो जाए, जैसे जब आप किसी पार्टी में अपने परिचित लोगों के सामने कोई चुटकुला सुनाते हैं, पर उसे सुनते ही हर कोई चुप हो जाता है, मानो आपके चलते शर्मिंदा मानो आपके चलते शर्मिंदा महसूस कर रहा हो। ये ऐसी परिस्थिति है जहाँ अराजकता तुच्छ रूप में उभर कर सामने आई है और पर अचानक नौकरी छूट जाने या अपनी प्रेमी-प्रेमिका से धोखा खाने पर जो अराजकता उभरती है, वो भयावह भयावह होती है। प्रतीकात्मक रूप से मर्दाना व्यवस्था के विरोधी के तौर पर अराजकता को काल्पनिक रूप से नारी सुलभ नारी सुलभ अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। अराजकता वो अप्रत्याशित स्थिति है
जो किसी परिचित स्थान पर अचानक उभर कर सामने आ जाती है। ये रचना भी है और विनाश भी, जो नई चीज़ों के स्रोत और मृतकों का गंतव्य है। जैसे संस्कृति के विपरीत प्रकृति अपने आप में जन्म भी है और मृत्यु भी। अराजकता और व्यवस्था महसूस ताओवादी प्रतीक यांग और यिन हैं। काले और सफ़ेद रंग के 2 नाग, सिर से लेकर पूँछ तक। व्यवस्था सफ़ेद मर्दाना नाग है, जबकि अराजकता इसका काला नारी सुलभ अ, समकक्ष है। सफ़ेद नाग का काला बिंदु और काले नाग का सफ़ेद बिंदु रूपांतरण की संभावना की ओर इशारा करते हैं और जब चीज़ें सुरक्षित नज़र आती हैं, ठीक तभी अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा अज्ञात संकट आ सकता है। इसके विपरीत जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक तभी उस अराजकता और तबाही से एक नई व्यवस्था उभर सकती है। ताओवादियों के अनुसार अर्थ को हमेशा यांग और यिंग, काले और सफ़ेद नाग या अराजकता और व्यवस्था की जोड़ी के बीच ही ढूँढा जा सकता है। उनके बीच मौजूद सीमा पर चलने का अर्थ ही जीवन पथ या दि दिव्य मार्ग पर बने रहना है और ये खुशी से कहीं बेहतर है। मैंने जिस लिटरेरी एजेंट का ज़िक्र किया था, उसने मुझे सीबीसी रेडियो पर बोलते सुना था, जहाँ मैं इसी प्रकार के मामलों पर चर्चा कर रहा था। उस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर उसके मन में कई गहन सवाल उठे। उसने मुझे ईमेल करके पूछा कि क्या मैंने कभी किताब लिखने के बारे में सोचा है। इससे पहले मैं मैप ऑफ मीनिंग, जो बड़ी ही मुश्किल किताब है, का एक आसान संस्करण तैयार करने की कोशिश कर चुका था। पर मैंने पाया कि इस कोशिश के दौरान ना तो मेरे अंदर कोई जोश था और ना ही उस पांडुलिपि में, जो मेरी इस कोशिश के परिणाम स्वरूप तैयार हुई थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अराजकता और व्यवस्था के बीच के स्थान में स्थापित होने और कुछ नया करने के बजाय अपने पुराने सेल्फ की ओर अपनी पिछली किताब मैप ऑफ मीनिंग की नकल कर रहा था। मैंने उस लिटरेरी एजेंट को सुझाव दिया कि वो यूट्यूब पर मेरे उन 4 व्याख्यानों को देखे, जो मैंने अ, विग आइडियाज़ नामक एक कार्यक्रम में दिए थे। मुझे लगा कि अगर वो वाक़ई मेरे चारों व्याख्यान देख लेती है, तो हम इस मामले पर और अधिक गहनता से एक विचारपूर्ण चर्चा कर सकेंगे। जैसे कि वो मुझे जो किताब लिखने के लिए कह रही है, उसमें मैं किस तरह के विषयों पर बात कर सकता हूँ। उसने मेरे चारों व्याख्यान देखने और अपने एक सहकर्मी से उनके बारे में चर्चा करने के बाद मुझसे संपर्क किया। अब उसकी दिलचस्पी, वो इस प्रोजेक्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और बढ़ गई थी, जो मेरे लिए काफ़ी आशाजनक पर अप्रत्याशित थी। मैं जो करता हूँ मैं जो कहता हूँ उसकी गंभीरता और अजीब प्रकृति को देखते हुए मुझे तब काफ़ी हैरानी होती है, जब लोग मेरी बातें सुनकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। पहले बोस्टन में और अब टोरंटो में मैं अपने छात्रों को जो पढ़ाता आया हूँ, मुझे आश्चर्य है कि मुझे वो पढ़ाने का मौका मिला, यहाँ तक कि प्रोत्साहित भी किया गया। मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर लोग वाक़ई इस बात पर गौर करते हैं
गौर करते कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इसका अच्छा खासा परिणाम भुगतना पड़ता। मेरी इस चिंता में कितनी सच्चाई है, इस बात का फैसला ये किताब पढ़कर आप खुद कर सकेंगे। उस लिटरेरी एजेंट ने मुझे एक ऐसी किताब लिखने का सुझाव दिया, जो लोगों को अच्छा जीवन जीने का मार्गदर्शन दे सके। न जाने इसका क्या मतलब था, मुझे फ़ौरन अपनी उस सूची का ख़याल आया जिसे मैंने कोरा नामक वेबसाइट पर लिखा था। इस दौरान मैंने उस सूची के नियमों के बारे में अपने कुछ और विचार लिख दिए थे। लोगों ने मेरे इन नई विचारों पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। इसलिए मुझे क कोरा की उस सूची में और किताब लिखने के बारे में उस लिटरेरी एजेंट के विचारों में एक समानता नज़र आई। तो मैंने वो सूची उसे भी भेज दी जो उसे बहुत पसंद आई। लगभग उसी समय मेरा एक मित्र और पूर्व छात्र, उपन्यासकार और पटकथा लेखक ग्रेग हार्विश हार्विट्ज़ एक नई किताब पर विचार कर रहा था, जो आगे चलकर ऑफ़न एक्स शीर्षक कल शीर्षकला शीर्षक वाली बेस्ट सेलिंग थ्रिलर के रूप में शास सामने आई। मेरे वे नियम उसे भी पसंद आए। उसने उन्हें अपने उपन्यास में भी शामिल कर लिया और वो भी बड़े अनोखे ढंग से। उपन्यास की कहानी में जब-जब मुनासिब हुआ, तब-तब मिया नामक उस इसकी नायिका एक-एक करके इन नियमों को अपने फ्रिज पर चिपकाती जाती है। ये एक और सबूत है जो इन नियमों के आकर्षक होने के मेरे अ, अंधविश्वास का समर्थन करता है। मैंने उस एजेंट को सुझाव दिया कि मैं हर नियम के बारे में एक संक्षिप्त अध्याय लिखूँगा। वो सहमत हो गई, इसलिए मैंने इसी बात की ओर इशारा करते हुए एक बुक प्रपोज़ल लिख दिया। हालाँकि जब मैंने इसके अध्यायों को लिखना शुरू किया, तो वे कतई संक्षिप्त नहीं रह गए। मैंने मूलतः जितना सोचा था, मेरे पास हर नियम के बारे में लिखने के लिए उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें थीं। आंशिक रूप ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी पहली किताब के लिए काफ़ी लंबे समय तक शोध किया था। इस शोध में इतिहास, पौराणिक कथाओं, न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान, अम, साइकोएनालिसिस, मनोविश्लेषण, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, कविता और अ, बाइबिल के एक बड़े हिस्से का अध्ययन करना शामिल था। मैंने जॉन मिल्टन के महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट, जोनाथन वोल्फगैंग वॉन गोएथ के नाटक फास्ट और दांते एलिगियरी फास्ट और दांते एलिगेरी के महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी के पहले भाग कॉमेडी कहाँ से आ गया? हाँ, कॉमेडी के पहले भाग इन्फर्नो को न सिर्फ़ पढ़ा बल्कि काफ़ी हद तक समझा भी। मैंने शीत युद्ध के समय आए परमाणु गतिरोध के कारणों को समझने की अपनी कोशिशों के चलते इन तीनों कृतियों को आपस में एकीकृत भी किया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लोगों के लिए उनकी विश्वास प्रणा प्रणालियाँ और मान्यताएँ इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती हैं कि वे उनकी रक्षा के लिए संसार के विनाश का जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। मुझे एहसास हुआ कि
निश्वास प्रणालियों ने लोगों को एक दूसरे के सामने स्पष्ट बनाया और वे प्रणालियाँ सिर्फ़ विश्वास से संबंधित नहीं थी। जो लोग समान सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, उनके लिए एक दूसरे को पारश पारस्परिक रूप से समझना आसान होता है। वे एक-दूसरे की अपेक्षाओं व इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं और आपसी सहयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि वे एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्वक ढंग से स्पर्धा भी कर सकते हैं क्योंकि उनमें से हर कोई ये जानता है कि उसे बाकी सब लोगों से क्या अपेक्षा करनी है। आंशिक रूप से मनोवैज्ञानिक और आंशिक रूप से कर्म में उतारी गई एक साक्षा विश्वास प्रणाली हर किसी को न सिर्फ़ उनकी अपनी नज़रों में और दूसरों की नज़रों में भी सरल बना देती है। साझा विश्वास संसार को भी आसान बना देते हैं।